नमस्कार। दूरदर्शन हिमाचल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं समृति शर्मा आप सबका स्वागत करती हूं। कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम कृषि, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, उससे जुड़े विभिन्न विषयों पर जानकारी विशेषज्ञों से बातचीत के जरिए आप सबसे साझा करते हैं। इसी कड़ी में हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है हिमाचल के मैदानी भाग हेतु आलू की किस्में एवं बिजाई, जिस पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दलामू, जो कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में बतौर वरिष्ठ वैज्ञानिक कार्यरत हैं। डॉक्टर दलामू, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो कि आलू, जो कि सब्जियों का राजा है, उसके हिमाचल में कौन कौन से क्षेत्रों में वो उगाया जाता है? जी, जैसे कि हम सब जानते हैं, हिमाचल एक पहाड़ी क्षेत्र है और आलू की खेती के तरीके से हम हिमाचल को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें सबसे ऊंचे जो पहाड़ी क्षेत्र आते हैं जो 2000 मीटर से ऊपर समुद्र तल की ऊंचाई से है, और वो उन इलाकों में भी हमारे आलू की खेती होती है, जिसमें हमारे लाहौल स्पीति और किन्नौर एरिया आता है। इसके बाद हमारे मध्य पहाड़ी क्षेत्र आते हैं जो कि 1800 से 2000 मीटर के समुद्र तल की ऊंचाई पर हैं। उसके बाद हमारे जो है निचले पहाड़ी क्षेत्र आते हैं जो कि 650 मीटर के निचाई पर समुद्र तल की ऊंचाई से नीचे पर है। तो आजकल हमारे आलू की खेती इस क्षेत्र में हो रही है, और चूंकि इस क्षेत्र में जो हमारा रबी सीज़न यानी कि सर्दी के मौसम का फसल लिया जाता है, जिसकी बिजाई जो है नवंबर दिसंबर, और जो हार्वेस्टिंग है यानी कि खुदाई जो की जाती है वो फरवरी मंथ में की जाती है। तो इस क्षेत्र में हमारे इस समय आलू की खेती की जा रही है। जी, जैसे कि आपने बताया कि आजकल निचले क्षेत्रों में आलू की बिजाई हो रही है, तो वहाँ पे किस किस किस्म के आलू की बिजाई की जाती है? किस तरह के जो किस्में हैं आलू की, वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं उन क्षेत्रों में? जी, आलू किस्मों की अगर हम बात करें तो हमारे संस्थान जो भारत का इकलौता संस्थान जो आलू के डिफरेंट वेराइटीज़ बनाने के काम में लगा है, तो आज के दिन तक 2022 तक हमारे 66 किस्में जो हैं आलू के लिए विकसित हो गई हैं। ये मैं इन जनरल जानकारी देना चाहूँगी। और उसमें से पहाड़ी क्षेत्र के लिए, हिमाचली जो पहाड़ी क्षेत्र, उसके लिए 8 किस्मों का विकास किया गया है। पर ये सारी किस्में जो है ये हमारे ऊंचे, बहुत ऊंचे और मध्य पहाड़ी क्षेत्रों के लिए है। जो जहाँ हमारा इस समय जो फसल है निचले पहाड़ी क्षेत्र, उनके लिए ये वैरायटी सूटेबल नहीं है। जो हमारे प्लेन्स के लिए जो वैरायटीज़ है, जो साथ में लगते प्लेन इलाके हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वहाँ के लिए जो किस्में हमने विकसित की गई है वो हमारे निचले पहाड़ी क्षेत्र के लिए उपयुक्त होती हैं। इसमें अगर किस्मों की हम बात करें तो कुफरी पुखराज करके एक किस्म है, वो काफ़ी प्रचलित किस्म है और एक तरह से वो मेगा वैरायटी है हमारे कंट्री की। मेगा वैरायटी का मतलब होता है जो 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा उगाई जाए किसी पर्टिकुलर जगह पे, उसे मेगा वैरायटी कहती है। तो कुफरी पुखराज जो वैरायटी है वो हमारे निचले पहाड़ी क्षेत्र के लिए काफ़ी उपयुक्त है। इसके अलावा कुफरी बहार करके एक और हमारी किस्म है, 1979 में विकसित की गई, वो भी निचले पहाड़ी क्षेत्र के लिए काफ़ी उपयुक्त है। और सिंधुरी करके एक लाल किस्म की आलू की वैरायटी है, वो भी इस क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। और फ़िलहाल में 2008 में कुफरी ख्याति करके हमारी किस्म विकसित हुई है आलू की, वो भी इस क्षेत्र के लिए काफ़ी उपयुक्त है। तो ये फ़िलहाल जानकारी है हाँ जी निचले पहाड़ी क्षेत्र के लिए। तो जो मैदानी इलाकों में जो किस्में पाई जाती हैं वो पहाड़ी इलाकों की किस्मों में से किस तरह से डिफरेंट है? वो दरअसल जो प्रकाश अवधि है, जिसे हम डे लेंथ कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हमारा जो 90% जो पोटैटो प्रोडक्शन है वो हमारे प्लेन इलाकों में होता है, और प्लेन इलाकों में हमारा जो फसल है पोटैटो का वो रबी सीज़न यानी कि सर्दी के मौसम में लिया जाता है, जब हमारे दिन छोटे होते हैं और रात लंबे होते हैं। जबकि जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो ऊंचे और मध्य पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर आलू की फसल जो है वो हम गर्मी के मौसम में लेते हैं, जहाँ बिजाई का समय होता है अप्रैल या मई का मंथ, और हार्वेस्टिंग जो हमारा होता है सितंबर अक्टूबर। उन समय जो गर्मी का मौसम है उस समय हमारे दिन लंबे होते हैं, 10 से 12 घंटे के होते हैं, और रात का अवधि हमारा शॉर्ट होता है। तो इस तरह से वेराइटीज़ में डिफ्रेंसिएशन है पहाड़ी और प्लेन इलाकों के लिए। जी, तो जो उसकी जो पोटैटो है वो बहुत ही ज़्यादा खाया जाने वाला फल है, माफ़ कीजिएगा, सब्जी है। तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में कुछ बताइए। अच्छा, आप खेती से पहले पोटैटो का न्यूट्रिशन इन जनरल जानना चाहते हैं? तो मैं कहना चाहूँ, बीइंग अ पोटैटो पर्सन, कि पोटैटो एक बहुत ही पौष्टिक भोजन है। ये अपने आप में एक होलसम फूड है।
होलसम फूड के यानी अगर आप पोटैटो खाते हैं तो एक इंसान पूरा जीवन एक स्वस्थ अच्छा बेहतर जीवन जी सकता है। न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, मोर देन 80%, जिससे हमें दैनिक कार्य करने के लिए शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, जो हमें गेहूँ, मक्का या चावल खाने से मिलती है। इसके साथ ही साथ पोटैटो में प्रोटीन बहुत अच्छा क्वालिटी का मिलता है। ऑल्दो जो क्वांटिटी है वो सिर्फ 2% से कम है, लेकिन जो क्वालिटी है पोटैटो प्रोटीन का वो बहुत अच्छा है। एक लोकल कहावत भी है कि हम जो कहते हैं कि लोकल अंडा खाने से बेहतर है कि हम उबला हुआ आलू खाएं, वो ज़्यादा हमें प्रोटीन की क्वांटिटी और क्वालिटी देगा। इसके अलावा पोटैटो में विटामिन सी जो हम कहते हैं, जो कोविड पीरियड में भी काफ़ी इसके बारे में डिस्कशन हुआ था, तो विटामिन सी का वो प्रचुर स्रोत है हमारा आलू। सिर्फ उसके बनाने के तरीके पे उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी को थोड़ा डिग्रेड हो जाता है, क्योंकि हमारा विटामिन सी जो हीट के लिए बहुत सेंसिटिव है। अदरवाइज़ विटामिन सी का एक गुड सोर्स है पोटैटो। इसके अलावा एक और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि पोटाशियम एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा मिनरल है जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है, क्योंकि ये शरीर में सोडियम और पोटाशियम का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करता है। पोटैटो जो है पोटाशियम का बहुत अच्छा सोर्स है, तो इससे हमारा कहीं ना कहीं वो हाई ब्लड प्रेशर ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती है जी। और इस तरह से फाइबर का भी पोटैटो एक अच्छा स्रोत है। अगर हम छिलके के साथ पोटैटो खाते हैं, स्पेशली बॉइल्ड पोटैटो, तो ये एक तरह से कंप्लीट फूड है हमारे लिए जी। शुगर के लिए माना जाता है पोटैटो अच्छा नहीं होता है, तो जो पोटैटो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आलू को बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं और वो शुगर के पेशेंट है, तो वो कैसे उसको कंज्यूम कर सकते हैं? जी, ऐसा कहा जाता है, नॉर्म है लोगों के बीच में कि पोटैटो खाने से शुगर बढ़ता है। ऐसा नहीं है। कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि फ्रेश जो हमें पोटैटो मिलता है बाज़ार में वो खाएं, तो हमें शुगर के लिए कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, वे ऑफ कुकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली हम पोटैटो को कंज्यूम करते हैं एज अ प्रोसेस्ड, हम डीप फ्राई कर देते हैं, हम फ्रेंच फ्राइज़ खाते हैं, हम चिप्स खाते हैं। वे ऑफ कुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बॉइल्ड पोटैटो खाते हैं और उसको छिलके के साथ खाते हैं तो ऐसी कोई समस्या मैं नहीं मानती हूँ कोई होगी ऐसी। हाँ जी। तो जैसे कि आजकल मैदानी भागों में काफ़ी ज़्यादा पोटैटो की, आलू की बिजाई हो रही है, तो उसको कैसे किसान भाई बहन हमारे जो हैं वो वैज्ञानिक तरीके से उसकी बिजाई कर सकते हैं? जी, आलू की वैज्ञानिक खेती में सबसे पहले जो हमें चयन करना होता है वो भूमि का चयन होता है कि हमें किस तरह की मिट्टी है जहां हम आलू की खेती कर सकते हैं। वैसे तो आलू का फसल हर तरह की मिट्टी में हो जाता है, लेकिन जो दोमट मिट्टी है यानी कि सैंडी लूम सॉइल है वो बेस्ट है पोटैटो के लिए, क्योंकि अगर मिट्टी में बहुत ज़्यादा क्ले का कंटेंट होगा यानी कि मिट्टी भारी होगी या पथरीली होगी तो कंद का जो डेवलपमेंट है वो ढंग से नहीं हो पाता है। ये तो होगी मिट्टी के टेक्सचर की बात। अगर मिट्टी के पीएच की बात करें तो जनरली 6 से 6.5 का जो पीएच होता है मिट्टी का वो पोटैटो कल्टीवेशन के लिए स्लाइटली जो एसिडिक साइड की तरफ है वो बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें मिट्टी के जितने भी पोषक तत्व हैं वो आलू के पौधे को मिल पाता है। तो ये तो हो गया मिट्टी का चयन। दूसरा, इसमें बीज एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग रहता है आलू की खेती के लिए। तकरीबन 40 से 50% तक जो आलू के फसल का पूरा जो लागत है वो बीज पे डिपेंड करता है। तो मैं किसान भाइयों से आग्रह करती हूँ कि जब भी आप आलू की फसल लेते हैं तो जो बीज है आलू बीज वो हमेशा एक रजिस्टर्ड लोकेशन से लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और हमेशा कोशिश करिए कि जो आपकी वैरायटी है वो ट्रू टू टाइप हो, ये बहुत ज़रूरी है। ट्रू टू टाइप यानी कि जैसे ट्रू टू टाइप का मतलब है जैसे कि अगर आप बाज़ार से लेते हैं, खुले बाज़ार से लेते हैं तो आपको बहुत सारा मिक्सचर मिल जाएगा, उसमें वो बीज की क्वालिटी नहीं होगी। अगर आप रजिस्टर्ड ग्रोअर से लेते हैं तो आपको कुफरी ज्योति का, अगर आप बीज ले रहे हैं तो आपको कुफरी ज्योति का ही मिलेगा। तो इस तरह से है। इसके अलावा बीज के चयन के लिए किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि बीज कोई कटे फटे ना हो, उसमें कोई विषाणु ना हो, और बीज का जो साइज़ है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर जैसे जो ऑप्टिमम जो सीड का साइज़ है वो 35 से 40 ग्राम का है। अगर किसान भाई इससे छोटे साइज़ का बीज लेते हैं तो वो उससे हमारी फसल बढ़िया नहीं होती है, और अगर इससे बड़े 40 ग्राम से बड़े साइज़ का कंद लेते हैं तो उसमें काटने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अदरवाइज सीड कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है जिससे विषाणु फैलने के चांसेस होते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं पोटैटो के फार्मर्स को ध्यान रखना होता है।
तो आलू की जो पैदावार है उसमें जलवायु का कितना योगदान है, मतलब वातावरण आलू के लिए किस तरह का होना चाहिए बेसिकली? जी, वातावरण का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे मैंने कहा कि प्लेन्स में हमारे आलू की फसल सर्दियों में ली जाती है, गर्मियों में हमारे हिल्स में लिया जाता है। उसका कहीं ना कहीं टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है। हमारा एक वैज्ञानिक टर्म है नाइट टेम्परेचर। नाइट टेम्परेचर अगर हमारा 20 डिग्री से ज़्यादा जाता है, रात का तापमान अगर हमारा 20 डिग्री से ज़्यादा जाता है तो हमारे पोटैटो प्लांट में आलू नहीं बनेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी तरह से हम पोटैटो की कल्टीवेशन को उसके सीज़न के हिसाब से करते हैं कि जहाँ हमारा रात का तापमान जो है 20 डिग्री से ज़्यादा ना जाए तकरीबन, तो वहाँ हम पोटैटो की खेती करते हैं। तो इस तरह से जलवायु का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। बाकी हमने किस्में डेवलप की हैं अलग अलग जलवायु के हिसाब से, अलग अलग लोकेशन के हिसाब से। बायोटिक स्ट्रेस यानी कि बीमारियों के लिए, एबायोटिक स्ट्रेस यानी कि हाई टेम्परेचर, कम रेनफॉल के लिए ड्रॉट टॉलरेंट हमने वैरायटीज़ बनाई है। हाँ जी। तो जो आलू का बीज है, जो किसान भाई बहन है, वो आलू का बीज अगर घर पे ही अपना उगाना चाहे तो किस तरह से वो तैयार कर सकते हैं बीज को? हिमाचल प्रदेश में किसान भाई बीज आलू अपने घर पे बना सकते हैं, बट इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वही किसान बीज आलू अपने घर पे बनाए जिनका लोकेशन जो है समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई से ज़्यादा हो। क्योंकि होता क्या है कि इससे नीचे की ऊंचाई की अगर फार्मर बीज आलू बनाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ माहू, जिसे हम एफिड कहते हैं, उसका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। और इनडायरेक्टली ये माहू क्या करता है कि आपका जो पोटैटो में वायरस है, वायरस विषाणु है, इसको एक पौधे से दूसरे पौधे से, जो संक्रमित पौधे उससे आपके हेल्दी पौधे में ट्रांसमिट करता है, और वो ट्रांसमिट करने के बाद कंद के द्वारा नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। तो 2000 मीटर से ऊंचाई वाले किसानों को ही आलू बीज बनाना चाहिए। और इसके लिए काफ़ी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि जैसे हमारा जो बीज वाला आलू है वो 25 मीटर की दूरी में होना चाहिए जो हमारी सब्जी वाला फसल है। ये इस तरह से इसमें प्रिकॉशंस लेने होते हैं। तो उसको रख रखाव कैसे किया जाए उस बीज का? अगर वो तैयार कर लेते हैं तो उसके बाद उसको कैसे वो सावधानी से रख सकते हैं? बीज आलू और हमारे जो कंद वाले आलू हैं उनका रख रखाव एक काफ़ी हद तक समान है इनका। अगर हम फ्रेश कंजप्शन के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, हमने हार्वेस्ट किया और डायरेक्ट मार्केट में कर दिया, ये हो गया हमारा वेजिटेबल वाला पोटैटो के केस में। लेकिन बीज वाले कंद के लिए हमें होता है कि एक हार्वेस्टिंग टाइम है। हमें हार्वेस्टिंग टाइम हमें बड़ा ध्यान से देखना होता है कि जब हमारे डंठल जो है पीले पड़ जाएँ तो हमें डीहॉर्मिंग करना होता है। डीहॉर्मिंग यानी कि उसका जो अबव ग्राउंड पार्ट है, जो हमारा ज़मीन से ऊपर वाला पार्ट है, उसे हमें काट देना होता है। डंठल काटना कहते हैं इसे। और डंठल काटने के बाद हमें 10 से 15 दिन रुकना होता है। ये बहुत ज़रूरी है, किसान भाई ध्यान रखें कि डंठल काटने के बाद अगर आप एकदम से बीज आलू को निकाल देते हैं तो उसकी जो चमड़ी है वो अच्छे से बनी नहीं होती है, उसमें आपका रगड़ के निशान बन जाते हैं, जिससे आपका फर्दर जो आपका स्टोर करते हैं तो उस समय उसमें सड़न गलन की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये क्योरिंग करने के बाद जब आलू आप हार्वेस्ट करते हैं, जनरली हिमाचल में तो हाथों से ही खेती की जाती है, हमारे प्लेन्स में फिर भी मशीनों का यूज़ होता है। तो आलू को हार्वेस्ट करने के बाद हमें उसे ढेर को हल्के ढेर बना देने चाहिए ताकि वो अच्छे से सूख जाए। उसके बाद हमें बोरिक एसिड का ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है हमारे बीज आलू के लिए, जिसे हम जहर उपचारित आलू भी कहते हैं। तो 0.1% बोरिक एसिड में हमें आलू को आधे घंटे के लिए डुबाना होता है। उसके बाद उसे हमें छाँव में अच्छी तरह से सुखाना चाहिए। उसके बाद हम उसे स्टोर कर सकते हैं। हिमाचल क्षेत्र में तो हम रूम कंडीशन में ही उसे स्टोर कर सकते हैं। जी, तो क्या उसमें आलू के साइज़ का भी फ़र्क पड़ता है कि कितने साइज़ का, कौन से साइज़ का आलू हमें रखना चाहिए बेहतर होता है, या फिर बीज आलू में जी बिल्कुल ग्रेडिंग की जाती है अलग अलग साइज़ के बेसिस पे, और अकॉर्डिंगली उसका प्राइस रहता है। जैसे हमारे कुफरी संस्थान में जो छोटे वाले आलू होते हैं उसकी कीमत ज़्यादा बेहतर होती है कंपेयर टू हमारे बड़े वाले आलू साइज़ में जो बीज आलू रहता है। तो ग्रेडिंग डेफिनेटली इसमें की जाती है। जी, तो आलू में बहुत सारी बीमारियां भी पाई जाती है, तो वो किस किस तरह की बीमारियां होती हैं? जी, आलू में बहुत तरह से बीमारी पाई जाती है। इसमें पिछेता झुलसा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पिछेता झुलसा यानी कि लेड ब्लड जिसे हम कहते हैं,
और ये कहीं ना कहीं हमारे एरियल पार्ट यानी कि हमारे जो ग्राउंड से ऊपर वाला पार्ट है उसे भी अफेक्ट करता है, और हमारा जो इकोनॉमिक पार्ट है यानी कि हमारा कंद है, उन दोनों पार्ट को ये अफेक्ट करता है। और लेट ब्लाइट के लिए कई रेजिस्टेंट वेराइटीज़ हमारे केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान द्वारा बनाई गई है। एक नई किस्म है हमारी कुफरी करण, जो पिछेता झुलसा के लिए प्रतिरोधक है। और इसके अलावा किस्मों के अलावा हमें कई केमिकल्स भी स्प्रे करने पड़ते हैं, जिसमें कुछ केमिकल्स हैं जैसे कर्जेट करके है, इसके भी हम स्प्रे कर सकते हैं। और कुछ कॉन्टैक्ट हमारे फंजीसाइड हैं जैसे डाइथेन M45, इसका स्प्रे भी किसान भाई 0.1 या 0.2% के हिसाब से जब भी ये डिजीज़ निकले तो स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि हमारे संस्थान ने झुलसा कास्ट करके फोरकास्टिंग सिस्टम हमारे सिर्फ इसी डिजीज़ के लिए किया है। जैसे नाम से ही पता चलता है झुलसा कास्ट, तो झुलसा मीन्स पीछे-था झुलसा। तो जैसे हमारा जो हमारे संस्थान के वैज्ञानिक देखते हैं कि टेम्परेचर डाउन हो रहा है, 15 डिग्री से कम हो रहा है, और 3-4 दिन तक काफ़ी अच्छा जो मॉइस्चर है, आर्द्रता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो हो रहा है, तो वो फोरकास्ट कर देते हैं कि इन जगहों में लेट ब्लाइट के आने की बहुत ज़्यादा चांस है। तो किसान जो है एक बचाव वाला स्प्रे एक कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे वेबसाइट में वो देख सकते हैं। तो पहचान कैसे होगी आलू में बीमारी की, क्योंकि आलू तो मिट्टी के अंदर लगता है, तो कैसे पता चलेगा? हाँ जी, जैसे पिछेता झुलसा है वो सबसे पहले झुलसना जो है वो पौधे के तने और उसके पत्ते को अफेक्ट करता है। तो झुलसा जैसा ऐसा लगता है कि खेत जो है, आलू का खेत वो जल चुका है, इस तरह से सिम्टम आते हैं। ये तो रही बात पिछेता झुलसा की। इसके अलावा अगेता झुलसा करके भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोटैटो का डिजीज़ है जो पोटैटो क्रॉप में आती है। अगर पहाड़ी क्षेत्र की मैं बात करना चाहूँ तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट जो पेस्ट कहें या पैथोजन कहें, पोटैटो सिस्ट निमेटोड, जिसे पुटी निमेटोड भी कहते हैं, ये हाल ही के टाइम में हमारे यहाँ इंटरसेप्ट हुआ है। 2018 में हमारे जो कुफरी केंद्र है वहाँ पर पोटैटो सिस्ट निमेटोड का इन्फेस्टेशन हुआ है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट निमेटोड है। ये पेस्ट या इंसेक्ट या फंगस में नहीं आता है, ये अलग ग्रुप है निमेटोड का। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट निमेटोड है कि इससे हमारा जो क्षेत्र है वो क्वारंटाइन तक हो सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए भी हमने प्रतिरोधक किस्में भी बनाई हैं। उसमें कुफरी करण है जो औसत प्रतिरोधी है, मॉडरेटली रेजिस्टेंट है, बिल्कुल हाईली रेजिस्टेंट हमारे अभी यहाँ ब्रीडिंग काम चल रहा है, और आने वाले समय में हम वैरायटी निकालेंगे जो रेजिस्टेंट भी हो। अच्छा, और इनके बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? अब बचाव के लिए तो यही है कि सबसे बेस्ट जो इकोनॉमिकल है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, वो प्रतिरोधक यानी कि रेजिस्टेंट किस्में ही है। इसके अलावा बहुत सारे केमिकल्स हैं, मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ हैं जिस बेसिस पे इनको रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। जी, तो आलू के अक्सर जैसे रिजेस बना कर उनको उगाया जाता है। जी। तो क्या इसके और भी तरीके हैं कुछ आलू उगाने के, या सिर्फ यही एक तरीका है? पहाड़ी क्षेत्रों में तो रिजिस में ही, मैं कहूँ मैदानी क्षेत्र में भी रिजिस में ही पोटैटो को लगाया जाता है। लैंड प्रिपरेशन के बाद जो है पोटैटो को रिजिस में लगाया जाता है, जिसमें जो दो रिजिस के बीच में जो दूरी होती है वो तकरीबन 50 से 60 सेंटीमीटर होता है, और एक रिज के अंदर जो दो पौधों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 15 से 20 सेंटीमीटर होता है। रिजिस बनाने का मेन मकसद ये होता है कि कहीं ना कहीं जो हम जब स्टार्टिंग में कंद लगाते हैं उनको प्रोटेक्शन मिले, उनका मॉइस्चर जो भी है वो कंजर्व हो, इसलिए रिजिस का बनाया जाता है पोटैटो के केस में। हाँ, तो 1 एकड़ जो भूमि है उसमें लगभग कितना बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना बीज लगाया जा सकता है? हाँ जी, औसतन जो है जो आलू बीज है वो 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगाया जा सकता है जी। तो ये औसतन जो है बीज सीड रेट जिसे हम कहते हैं वो आलू के केस में है, तो ये एक बहुत बड़ा क्वांटिटी है, 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ओके। और जो जैसे आजकल केमिकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, हाँ जी। तो उसमें जैविक खेती कैसे की जाए, या फिर खाद का कैसा इस्तेमाल कर सकते हैं लोग? हाँ जी, हाँ या जी। फिर या सिर्फ गोबर ही जो है हाँ जी, उसी का इस्तेमाल करना क्या पर्याप्त होगा या नहीं? हाँ जी, मैं किसान भाइयों को कहना चाहूँगी कि पोटैटो एक ऐसा क्रॉप है, एक हमारा एक स्टेटमेंट रहता है पोटैटो के केस में, पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम
पोटैटो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, यानी कि कम समय में और कम जगह में पोटैटो बहुत अच्छा उत्पादन करता है। पर जब जिसकी उत्पादकता या जिसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा है कम समय और कम जगह में, तो उसको खाने पीने की चीज़ें भी उतनी ही चाहिए है। तो फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट पोटैटो की बहुत ज़्यादा रहती है। और जैविक खेती के विषय में हम डेफिनेटली CPRA में काम कर रहे हैं। हम रेकमेंड भी करते हैं फार्मर को कि जब वो खेत की भूमि की तैयारी कर रहे हो तो 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर अच्छे से गली सड़ी जो गोबर खाद है उनको यूज़ करना चाहिए। और जैविक खेती के लिए और कुछ जानना चाहें तो हमारे वेबसाइट से वो कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, आप अपना वेबसाइट जो बता दीजिए जिसके थ्रू जो हमारे दर्शक हैं वो आपसे कांटेक्ट कर सकें। हाँ जी, आप गूगल कर सकते हैं, उसमें CPRA सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला करके गूगल कर सकते हैं। और हमारा मेल ID भी है हमारे डायरेक्टर साहब का, director@sancharnet.in। तो दर्शकों इनका ID है director@cpri.icr.gov.in। इस पे आप जाके हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे और डायरेक्टर से बातचीत कर सकते हैं आलू के उत्पादन में, अगर आपको कोई किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो। तो डॉक्टर साहब, जो नए लोग हैं जो आलू उत्पादन में जुड़ना चाहते हैं उनको किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए? जी, निचले पहाड़ी क्षेत्र की बात करूं तो जैसे मैंने भूमि का चयन, किस्मों का चयन और किस तरह से हमें बीज का चयन करना है वो तो कॉमन मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मैं एक चीज़ पे और फोकस करना चाहूँगी, जो हमारे निचले पहाड़ी क्षेत्र है, ख़ासतौर पे जो हमारा कांगड़ा का नगरोटा एरिया है, ये सब जो है विधायन के लिए बहुत ही सूटेबल है। विधायन यानी कि प्रोसेसिंग पोटैटो लगाने के लिए काफ़ी सूटेबल है, क्योंकि इन क्षेत्रों में जो दिन और रात का तापमान है उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, जो कि विधायन वैरायटी के लिए बहुत अच्छा है। और विधायन के लिए किस्में लगा सकते हैं। और थोड़ा सा मैं और जानकारी देना चाहूँगी कि विधायन के लिए जो हमारी किस्में होती हैं, जो हमारी सब्जी वाली किस्में हैं उससे काफ़ी डिफरेंट होती हैं। उसमें कई एक्स्ट्रा गुण होते हैं जो हमारे विधायन वाली किस्मों में होते हैं। और हमारे संस्थान ने विधायन वाली काफ़ी किस्में बनाई हैं, जिसमें कुफरी चिप्सोना 1, 2, कुफरी चिप्सोना 3, कुफरी चिप्सोना 4 ये हमारे चिप्स बनाने के लिए, और कुफरी फ्राइसोना और कुफरी फ्रायोम करके हाल ही में हमारी वैरायटी बनाई गई है जो फ्रेंच फ्राइज़ के लिए है जी। और इन वैरायटीज़ में थोड़ा सा मैं और बोलना चाहूँगी कि इन वैरायटीज़ में जो ड्राई मैटर कंटेंट है वो बहुत ज़रूरी होता है कि 20% से ज़्यादा होना चाहिए, तभी एक वैरायटी सूटेबल होती है विधायन के लिए, यानी कि प्रोसेसिंग के लिए जी। क्योंकि अगर 20% से कम होगा ड्राई मैटर तो आपका जो एक क्वांटिटी के जो आलू से आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बन पाएंगे जी। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा रिड्यूसिंग शुगर एक और साइंटिफिक टर्म है, वो 100 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम फ्रेश वेट ऑफ पोटैटो से कम होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो हमें पोटैटो चिप्स पसंद नहीं आते हैं जो ब्राउन होते हैं जी। तो ये जी डॉक्टर दलामू, आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। आपने यहाँ आने के लिए इतना कीमती समय निकाला और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपका धन्यवाद। तो दर्शकों, आज का अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। हमें उम्मीद है कि आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। तो अब आपसे इजाज़त लेते हैं। देखते रहिए दूरदर्शन हिमाचल। नमस्कार।